डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर के इख्तिताम के बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के हवाले से है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को समझने के लिए एक टू सेक्टर इकोनॉमी में हमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को समझना है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं एक टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के, जिससे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन फंक्शन को और सेविंग फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन। आप कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आपने ये मेथड यूज करना है कि कंजम्पशन फंक्शन shows the relationship between income and consumption. According to J.M. Keynes, consumption is a positive function of income. If income increases, consumption also increases. But the rise in consumption is less than the rise in income. The behavioral equation of consumption function can be written as, ये यहाँ तक जो हमने रीड किया है ये कंजम्पशन फंक्शन की इंट्रोडक्शन है कि कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है दो वेरिएबल के दरमियान, इनकम और कंजम्पशन। अगर हम इकोनॉमी को एज ए होल लें तो ये हमारी एग्रीगेट इनकम और ये हमारी एग्रीगेट कंजम्पशन होगी। तो कंजम्पशन और इनकम के इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। J.M. केन्स, जिसने सबसे पहले इस कंजम्पशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, उसके मुताबिक ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है कि जो हमारी इनकम लेवल बढ़ती है तो साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी लेवल बढ़ता है। जैसे पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका में लोगों का इनकम लेवल हायर है तो उनका कंजम्पशन लेवल भी हायर है। यानी जो हमारी इनकम लेवल में इजाफा होता जाता है तो साथ साथ हमारी कंजम्पशन में भी इजाफा होता है। लेकिन केस के मुताबिक जितनी हमारी इनकम में इजाफा होता है उतना हमारी कंजम्पशन में इजाफा नहीं होता, बल्कि कंजम्पशन में उसके मुकाबले में कम इजाफा होता है। इस बात को समझने के लिए हम इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन C इज इक्वल टू A प्लस BY। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वेरिएबल किसके लिए स्टैंड करते हैं। तो C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, A is called autonomous consumption, B marginal propensity to consume, Y stand for economics इनकम लेवल। यानी Y का जो सिंबल है ये हम इनकम लेवल के लिए यूज करते हैं। तो आपके ये इनकम के लिए तो हमको I का सिंबल यूज करना चाहिए था। तो स्टूडेंट, कैपिटल I हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं और स्मॉल I जो है वो हम इंटरेस्ट रेट के लिए यूज करते हैं। ये Y जो है बेसिकली यील्ड से, पैदावार से जैसे इनकम जनरेट करती है असल, उससे इसको डिराइव किया गया है। तो Y स्टैंड फॉर इनकम लेवल। इस इक्वेशन का जो लास्ट पार्ट है BY, इसको इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं और इसमें कंडीशन ये दी गई है कि A की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, 0 से ज्यादा होगी, और जो B की वैल्यू है
वो 0 और A के दरमियान होगी, यानी B की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। अब इस टेक्निकल इक्वेशन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है। ऑटोनोमस कंजम्पशन से मुराद ये है कि अगर हमारी एक कंज्यूमर की, एक हाउस होल्ड की इनकम जीरो हो, तो जीरो लेवल पे वो कितनी कंजम्पशन करता है, यानी आपकी कंजम्पशन का वो पार्ट कि जिसका आपकी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेट इज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट हमारा ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली उसके वालिद साहब की जॉब लूज कर गया वो, और उनके पास इनकम का उनका कोई सोर्स नहीं है, तो इसका उनका जो इनकम है लेवल है वो जीरो हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या उनका कंजम्पशन भी जीरो होगा? नहीं। सर्वाइवल के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर कंज्यूम करेंगे। वो बेशक बारोविंग करें, किसी से कर्ज लें, या उनकी पास्ट में कुछ इनकम उन्होंने सेव की है, उससे वो कुछ रकम निकाल के डिस सेविंग करके अपनी कंजम्पशन को फाइनेंस करेंगे। तो मुख्तसरन ऑटोनोमस कंजम्पशन कंजम्पशन का वो पार्ट होता है कि जो जीरो लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसी क्वेश्चन में वाई यानी इनकम को जीरो कर दें, तो ये बी वाई का जो हमारा टर्म है ये जीरो हो जाएगा और हमारे पास ए रह जाएगा, यानी हमारी कंजम्पशन जो होगी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो बरकरार रहेगी, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसकी मैथमेटिक्स हम बाद में पढ़ रहे हैं एक टेबल में। अब इस सिर्फ हम कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं इनका हम एक ओवरऑल थ्योरेटिकल एक जायजा पहले ले लेते हैं। तो ए जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अगला जो हमारा है ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बी जो है मैथमेटिक्स की जुबान में आप ये कह सकते हैं कि ये इस कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है। स्लोप हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई में एक यूनिट का चेंज आएगा तो हमारी कंजम्पशन में उसके नतीजे में कितना चेंज आएगा। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मुख्ततिम मीलान सरफ। यानी ये पार्ट तो हमारी कंजम्पशन का वो है कि जिसका का इनकम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बी वाई जो है इसमें बी का जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी इनकम का कितना पार्ट क्या करेंगे, हम वो कंज्यूम करेंगे। यानी अगर हमारी इनकम में $1 की तब्दीली आती है तो उस $1 में उसका कितना पार्ट हम कंज्यूम करेंगे। अगर हम ये कहें कि हमारी बी की वैल्यू 0.75 है, क्योंकि हमने ये कंडीशन रखी है कि हमारी बी की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर हम बी की वैल्यू को जीरो कर दें तो इसका मतलब ये है कि हमारी इनकम में इंक्रीज होने से, चेंज आने से हमारी कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गलत बात है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो लाजमन हमारी कंजम्पशन भी साथ साथ बढ़ती है। और बी की वैल्यू 1 से कम होने का मतलब ये है, अगर बी की वैल्यू को हम ए के बराबर कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इनकम में जितना भी चेंज आता है, अगर हमारी इनकम $100 बढ़ती है तो हम अपनी कंजम्पशन को $100 बढ़ाते हैं। अगर हमारी इनकम में $1000 का इजाफा होता है तो हमारी कंजम्पशन $1000 बढ़ती है। ऐसा नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा कम इजाफा होता है। तो बी की वैल्यू 1 से कम, तो अगर हम कहें कि बी की वैल्यू 0.75 है तो इसका मतलब है कि हम $1 का 75 सेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं और जो रिमेनिंग है 25 सेंट उसको सेव कर रहे हैं। तो बी बी वाई को हम मजमूई तौर पर क्या कहते हैं, इंड्यूस कंजम्पशन।
यानी वो तरगीब जो हमें रग़बत मिलती है कि हमारी इनकम में इजाफा होने की वजह से हम जो अपनी कंजम्पशन में इजाफा करते हैं, तो ये कहलाती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसको मजीद मैथमेटिकल एग्जांपल से हम एक टेबल में नेक्स्ट चला एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो है सेविंग फंक्शन का। कंजम्पशन और सेविंग का आपस में बहुत क्लोज ताल्लुक है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल के इनकम का पता हो और उसकी कंजम्पशन का पता हो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी सेविंग कितनी है। तो सेविंग फंक्शन shows the relationship between saving and level of income. Saving is also a positive function of income. If income increases, saving also increases. The saving function equation can be derived with the help of consumption function equation. तो जो चीज हमने रीड आउट की है इसके मुताबिक सेविंग फंक्शन हमें इंफॉर्मेशन देता है द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम। अगर हम मुल्क की मजमूई सेविंग्स को लें और मुल्क की मजमूई इनकम को लें और इसका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, तो ये हमारा एग्रीगेट सेविंग फंक्शन बनेगा फॉर ओवरऑल इकोनॉमी। सेविंग इज आल्सो अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि जो जो हमारी इनकम में इजाफा होगा, साथ साथ हमारी सेविंग में भी इजाफा होगा, और जो जो हमारी इनकम में कमी आएगी, साथ साथ हमारे सेविंग में भी कमी आएगी। The saving function equation can be derived with the help of the consumption function equation. अब जो इससे पहले हमने कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन पढ़ी है, उससे हम सेविंग फंक्शन की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेविंग किसके बराबर होती है। किसी भी ले मैन से, कॉमन मैन से अगर आप पूछे कि भाई सेविंग बचत किसके बराबर होगी, तो वो कहेगा जनाब इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर मेरी इनकम 20,000 रुपये है और मैं 15,000 रुपये कंज्यूम कर जाता हूं, तो मेरी सेविंग 5,000 रह जाएगी। तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अब सेविंग को हम शो करते हैं एस से, और इनकम को शो करते हैं वाई से, और कंजम्पशन को शो करते हैं सी से। तो हमारी नई इक्वेशन है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अब कंजम्पशन के लिए हमने एक इक्वेशन की हेल्प ली कि हमारी कंजम्पशन बराबर होती है ए प्लस बी वाई, या ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। तो सी की जगह हमने सी की वैल्यू को लिखा, तो y माइनस ए प्लस बी वाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको आपकी नॉलेज में है कि अगर हमारी ब्रैकेट से पहले नेगेटिव का साइन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारी जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये ए जो है इसका अलजेब्रिक साइन पॉजिटिव है, तो ये माइनस ए हो गया। बी का अलजेब्रिक साइन प्लस है, जो कि माइनस हो गया। तो अब हमारी इक्वेशन बनी सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस ए माइनस बी वाई। अब ये y पहली टर्म और लॉस्ट टर्म, इन में y कॉमन है, तो हमने माइनस ए पहले लिखा, फिर प्लस वाई, और फिर माइनस बी वाई। माइनस ए को इसी तरह लिखा। अब हमने इन टर्म में और इसमें y कॉमन है, तो y को कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास रह गया 1 माइनस बी। अब चूंकि 1 माइनस बी एक कांस्टेंट है और y एक वेरिएबल है, इसलिए हम कांस्टेंट को अपने वेरिएबल से पहले लिखते हैं। तो अब हमारा सेविंग फंक्शन की लॉस्ट जो शक्ल बनी वो क्या बनी, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। ये हमारा सेविंग फंक्शन बना।
अब डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, औसत मिलाने सरफ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम measures the percentage of income spent rather than saved। यानी हमारी इनकम का वो प्रोपोर्शन, वो परसेंटेज जो हम कंज्यूम करते हैं। APC is the ratio of consumption to income। Mathematically, APC can be found, APC is equal to consumption divided by income। यानी अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम 20,000 है और उसकी कंजम्पशन 15,000 है, और आपसे कहा जाए कि आप इसकी एपीसी मालूम करें, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा आपके पास, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाएगा। यानी इकोनॉमी में जिस लेवल पे भी हम एपीसी मालूम करना चाहते हैं, तो हम एग्रीगेट कंजम्पशन का नंबर चाहिए और एग्रीगेट इनकम का नंबर चाहिए। तो एग्रीगेट कंजम्पशन को जब हम एग्रीगेट इनकम पे डिवाइड करेंगे, तो उससे हमें उस परसेंटेज का पता लगेगा कि जो इकोनॉमी ओवरऑल क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। अकॉर्डिंग टू केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन, consumption level decreases as the level of income rises। केन्स के मुताबिक अगर हमारा इनकम लेवल बढ़ती जाती है, तो हमारी एपीसी में कमी आती जाती है। इट में जनरेट डिमांड डिफिशिएंसी। केन्स के मुताबिक, जो कि ग्रेट डिप्रेशन में उसने एनालाइज किया था, कि ग्रेट डिप्रेशन की जो बुनियादी वजह है वो डिमांड डिफिशिएंसी है, कि इकोनॉमी में जितनी आउटपुट है उसको खरीदने के लिए उतनी डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो उसकी एक वजह यह है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसमें मुसलसल कमी आती जाती है, जिससे डिमांड डिफिशिएंसी क्रिएट होने का खतरा होता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव the percentage of income saved rather than consumed। APS, average propensity to save, is the ratio of saving to income। Mathematically, it can be found if we divide saving over income, or average propensity to save is equal to saving over income। यानी अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 20,000 है और उसकी सेविंग 5,000 है, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ये जो रिजल्टिंग नंबर आएगा ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। अकॉर्डिंग टू केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन, एपीएस राइजेस एज इनकम राइजेस। जैसे कि केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन में इनकम राइज होने से एपीसी में फॉल, उसके बरक्स इनकम राइज होने से एपीसी में राइज। अब जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को आपस में ऐड करते हैं, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। अब अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मालूम करना चाहते हैं, तो हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को इक्वेशन की दूसरे साइड पे ले जाते हैं। तो एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। अगर हम एपीएस मालूम करना चाहते हैं, तो एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है
وہ کہلاتا ہے مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم. Marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption to change in income. MPC is the slope of consumption function. Mathematically, MPC is equal to delta C over delta Y. MPC is greater than 0 and less than 1. It means the value of MPC lies between 0 and 1. The value of MPC remains constant if consumption function is linear. The value of MPC is less than the value of APC. They can be equal if and only if the consumption function passes through the origin. Student इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. मार्जिनल का लफ्ज इकोनॉमिक्स में यूज होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल के लिए. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मुख्ततिम मिलान सरफ. इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों को मालूम करना पड़ता है. एक, इनकम में कितना चेंज आया है और उसके नतीजे में कंजम्पशन में कितना चेंज आया है. तो चेंज इन कंजम्पशन को जब हम चेंज इन इनकम पे डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसको हम कहते हैं एमपीसी. अब एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान आएगी, यानी वो 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी. अगली बात की जो एमपीसी की वैल्यू है वो कीनेसियन कंजम्पशन फंक्शन में कि जो एक लीनियर फंक्शन होता है इसमें ये कांस्टेंट है. अगर हम एमपीसी मालूम करें, लेट ये आई हमारे पास 0.75, तो ये हर इनकम रेंज में वो 0.75 ही रहेगी, जिसका मतलब होगा कि अगर हमारी इनकम में $1 का चेंज आता है तो उसके नतीजे में हमारी कंजम्पशन में 0.75 का चेंज आता है, ये 75 सेंट का चेंज आता है. द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एपीसी. अब जो हमारी एमपीसी की वैल्यू होती है ये एपीसी की वैल्यू से कम होती है. ये आपस में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बराबर हो सकती हैं कि अगर हमारा कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन से गुजरे. अगर वो वाई इंटरसेप्ट से गुजरता है, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट से, तो फिर हमेशा क्या होगी, एमपीसी इज लेस देन एपीसी. लेकिन अगर कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन से जाए तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं कि जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में पॉसिबल है, जबकि इस वक्त हम सिर्फ शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे हैं. लास्ट हमारा जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव is the ratio of the change in saving over the change in income. MPS is the slope of saving function. अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमें दो चीजों को मालूम करना पड़ेगा, एक चेंज इन इनकम और दूसरा चेंज इन सेविंग. तो चेंज इन सेविंग को जब हम चेंज इन इनकम पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर क्या कहलाता है, एमपीएस कहलाता है. MPS is the slope of saving function. अगर हम सेविंग फंक्शन का स्लोप मालूम करें तो स्लोप, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्लोप हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर एक्स एक्सिस पे मेयर होने वाले वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज आए तो वाई एक्सिस पे मेयर होने वाले वेरिएबल में कितनी यूनिट का चेंज आएगा. तो फार्मूला इसका MPS इज इक्वल टू डेल्टा एस और डेल्टा वाई. एमपीएस की वैल्यू जो है वो भी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. अगर हम एमपीसी प्लस एमपीएस को आपस में ऐड करें तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा. ये अगर हमारी इनकम में $1 का इजाफा होता है
उसमें से कुछ हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हम सेव करते हैं, तो $1 के बराबर होगा। अगर हम 50 सेंट कंज्यूम करते हैं और 50 सेंट हम सेव करते हैं, तो दोनों को ऐड करें तो वो $1 के बराबर होगा। अगर हम 75 सेंट कंज्यूम करते हैं तो फिर हम 25 सेंट सेव करेंगे, दोनों को ऐड करें तो वो फिर $1 के बराबर होगा। अगर हमें एमपीसी की वैल्यू मालूम करनी है तो हम एमपीएस को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। अब एमपीएस को अगर हम फाइंड आउट करना है तो हम एमपीसी को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैथमेटिकल टेबल से एक्सप्लेन करेंगे, सेविंग फंक्शन को, कंजम्पशन फंक्शन को, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, average propensity to save, margin propensity to consume, and margin propensity to save. Okay, thank you.